Let's do numerical questions today. लिखो एक, in the given circuit with steady current, in the given circuit with steady current, note down this circuit. In the given circuit with steady current, the charge stored across capacitor is what? Options are 10 microcoulomb, minus 10 microcoulomb, 12 microcoulomb or none of these. चलो सबसे पहले हम किरचॉफ्स लॉ लगाकर करंट इन द सर्किट निकाल लेते हैं. ठीक है, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट निकाल लेते हैं. आपको करना क्या है, चार्ज निकालने के लिए अक्रॉस द कैपेसिटर यू हैव टू फाइंड करंट थ्रू दिस ब्रांच और यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर. ठीक है, तो फिर Q इज इक्वल टू CV से आप उसको निकाल सकते हो चार्ज को. ठीक है, Q इज इक्वल टू CV से आप चार्ज निकाल सकते हो. सो द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर. ठीक है गितेश, फॉर यू द क्वेश्चन इज व्हाट इज द चार्ज स्टोर्ड अक्रॉस द कैपेसिटर. तो पहले हम ये जो ACDFA है, आउटर ब्रांच है, सारा आउटर लूप है, उसमें हम किरचॉफ्स लॉ लगा के पहले करंट निकाल लें. टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट निकाल लेते हैं. सपोज दैट इज I. So in ACDFA, let us find 2 into मतलब जो आउटर सर्किट है उसके बीच में से कितना करंट है वो निकालना है. चलो करो, निकालो, सॉल्व दिस. इसमें से करंट निकालने जा रहे हैं, इसमें से करंट निकालना है. ठीक है, तो कैसे निकालोगे. सपोज इधर से आपका करंट I1 जा रहा है और इधर से आपका I माइनस I1 जा रहा है. हमें I चाहिए. सेकेंड रूल अक्रॉस दिस लूप, तो आपका आ जाएगा 2 इंटू I माइनस I1. ठीक है, प्लस 1 इंटू I1 इक्वल टू -6 प्लस 12. 2I माइनस 2I1 प्लस I1 इक्वल टू 6. ठीक है, तो ये आ गया आपका 2I माइनस I1 इक्वल टू 6. एक होगी ये इक्वेशन ऑफ. ठीक है, 2I माइनस I1 इक्वल टू 6. और कौन सी लूप लगा सकते हो आप, जिसमें कैपेसिटर आ जाता है वो आप नहीं अकाउंट में ले सकते, तो इसलिए हमने आउटर लूप यूज की थी. तो कैसे करंट निकालोगे आप. स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है, यस एनी आइडिया अबाउट इट. हमें पहले ये वाला करंट I चाहिए. हाउ विल यू सॉल्व. क्रॉस जितनी भी वोल्टेज है कैपेसिटर के क्रॉस, उसको हम VC बोल देते हैं. हमें निकालना है VC. ठीक है, वी वांट टू फाइंड VC हियर.
हाँ, हम ऐसे करते हैं, ये आप रहने दो, इसमें से चार्ज फ्लो कर रहा है, इस ब्रांच में से करंट फ्लो नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे तो कैपेसिटर लगा हुआ है। तो आप ये समझो, इसमें तो जो चार्ज स्टोर्ड है सारा करंट इसी लूप में फ्लो कर रहा है। तो हम यहाँ पे सिंपली लगाते हैं I is equal to V over R. Total resistance of the loop is 1 plus 2 and net EMF of the circuit is 12 minus 6. तो आपका करंट हो गया 2 एम्पियर का. Now potential difference across this branch is equal to potential difference across this branch. So VAF is equal to VBE. How can you write VAF? This potential plus potential across this 6 plus I into R. अब इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है? V is equal to IR. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर हम निकाल सकते हैं ना, V is equal to IR से I हमने निकाल लिया 2 एम्पियर और R इसका रेजिस्टेंस है 1 एम्पियर इज इक्वल टू इसका पोटेंशियल 6 प्लस VC. देखो ये इक्वेशन समझ में आ रही है आपको? Potential difference across AF is this battery voltage plus potential difference across the resistor, which is V is equal to IR. तो I कितना है इसमें से 2 और इसका रेजिस्टेंस कितना 1 into 2. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. 2 is equal to VC. So that means we have found potential difference across the capacitor. We have found potential difference across the capacitor. तो अब हमारा चार्ज आ जाएगा अक्रॉस द कैपेसिटर V is Q is equal to CV. C है इसकी 5 माइक्रो और वोल्टेज है 2. So 10 into 10 raised to power minus 6, 10 माइक्रो कूलम. So the answer is charge across the capacitor is 10 माइक्रो कूलम. तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बुक्स में. So where we have both resistor and capacitor. So this is how you have to solve. जिसमें रेजिस्टर भी है कैपेसिटर भी है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. हाँ जी बोलो. मैम पोटेंशियल कैसे सेम हुआ है? पोटेंशियल ये पैरेलल में नहीं है, ये दो ब्रांचेस पैरेलल में है ना, तो इनका पोटेंशियल सेम होगा. हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अब. मैम 12 माइनस 6 क्यों किया है वहां पे? हाँ जी 12 I is equal to 12 माइनस 6 किया ना आपने, माइनस क्यों किया? किरचॉफ लॉ, ये किरचॉफ लॉ ही लगाया मैंने यहाँ. ठीक है, बट बस यही है कि इसका नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल पहले है तो -6 आएगा, इसका नेगेटिव टर्मिनल पहले है तो +6 आएगा. तो इफेक्टिव वोल्टेज अक्रॉस द लूप कितनी है? 12 माइनस 6. आप ऐसे कर लो, किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगा लो. यहाँ पे भी करंट I ही है, तो अब किरचॉफ सेकंड लॉ सॉरी लगाते हैं. तो देखिए 2 into I प्लस 1 into I, इसका पॉजिटिव टर्मिनल पहले -6, इसका नेगेटिव पहले है 12. तो ये आ गया 3I इक्वल टू 6, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर. आप ऐसे कर लो. ओके मैम. हाँ किरचॉफ लूप रूल लगा दिया हमने. चलो ये एक बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है. कैपेसिटर्स X एंड Y स्टेटमेंट सुन लो क्या है. Two capacitors, parallel plate capacitors X and Y have same area of plates and same separation between them. X has air between the plates while Y contains a dielectric medium of epsilon R4. मतलब relative permittivity दी हुई है, dielectric constant 4 दिया हुआ है. X के अंदर एयर है, Y के बीच में एक डायलेक्ट्रिक फील्ड है. Calculate the capacitance of each capacitor if equivalent capacitance of the combination is 4 microfarad. We have to calculate capacitance of each capacitor individually. चलिए बताइए. Try to solve. Area of plates भी same है, distance between the plates is also the same.
तो क्योंकि इसमें डाइलेक्ट्रिक शील्ड है तो इसकी कैपेसिटेंस K टाइम्स है, तो C1 मतलब Cx लिखते हैं हम एप्सिलॉन नॉट A by D, तो व्हाट विल बी Cy 4 times epsilon naught A by D. So that means capacitance of Y is 4 times the capacitance of X capacitor. Is that okay? यहाँ तक clear है? Any doubt? अब ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो सीरीज में हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है C1 C2 ओवर मतलब Cx Cy ओवर Cx प्लस Cy. ठीक है, ये होती है, दैट इज गिवन आल्सो. कितनी गिवन है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें? हाउ मच इज गिवन? दैट इज गिवन टू बी 4. तो इसको नहीं, कितनी दी हुई है? 5. अब इसमें वैल्यूज पुट करके निकालो Cx एंड Cy. यस, फाइंड इट आउट. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये 4 ही दी हुई है. चलिए अब इसमें पुट कर देते हैं 4Cx और ये हो गया 1 + 4 5 हो गया. तो Cx आ गया आपका 5 आ गया Cx. ठीक है, 5 माइक्रोफैरेड Cx आ गया एंड Cy is 4 times, तो ये आ गया 20 microfarad. So this is 20 microfarad. So these are the capacitance of two capacitors. कि हमें 4 हाँ जी, हम के हमें 4 दी है. हाँ, के हमें एप्सिलॉन आर जो है वो 4 दिया हुआ है. ओके मैम. नेक्स्ट लिखो एक क्वेश्चन. A circle has been drawn round a point positive charge. A circle has been drawn round a positive point charge on its center. Round a positive point charge plus Q on its center. The work done in taking a unit positive charge. Work done in taking a unit positive charge once around it is 1 joule, 2 pi q joule और 0. क्या आंसर आएगा? Yes, any idea? Any idea about it? 0. रिपीट कर दो. हाँ, क्वेश्चन ये है, a circle has been drawn around a point positive charge plus Q on its center. The work done in taking a unit positive charge once around it is. एक बारी चार्ज को उस सरफेस पे लेके जाने में कितना वर्क होगा? एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, उसके अराउंड एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, उस सर्कल के अक्रॉस किसी और चार्ज को लेके जाने में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? सो वर्क डन टू मूव अ चार्ज इन द मतलब विसिनिटी ऑफ अनदर चार्ज और ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0. तो यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि ये सरफेस ऑफ अ कंडक्टर जो है वो इक्विपोटेंशियल होता है, तो इसलिए 0 वर्क विल बी डन. नो वर्क इज डन एवर. नेक्स्ट है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन, लिखो, व्हाट इज द एंगल बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, व्हाट इज द एंगल बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस. Maximum value of potential gradient and equipotential
surface. Options are 0, pi by 4, pi by 2 और pi. चलिए थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है ये. आगे आपसे पूछा जाता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक लाइन वो परपेंडिकुलर होते हैं. यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस. चलो कौन बताएगा? 0, पाई बाय 4, पाई बाय 2 और पाई में से कौन सी ऑप्शन ट्रू होगी? बताइए. Which option will be true here? देखो आपको इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन पता है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस. इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस और E is equal to माइनस dV by dr. ये नेगेटिव का पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है पर होता तो उसके पैरेलल ही है. ऑपोजिट होता है पर होता तो उसके पैरेलल ही है. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इधर होगा. सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट? दैट इज 90 डिग्री, पाई बाय 2. सो द आंसर इज पाई बाय 2. इज दैट ओके? इसका आंसर है पाई बाय 2. नहीं मैम समझ नहीं आया. देखो उन्होंने बोला है पोटेंशियल ग्रेडियंट और इक्विपोटेंशियल सरफेस में कितना एंगल बनता है. आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर परपेंडिकुलर. एक इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है. इलेक्ट्रिक लाइन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है और पोटेंशियल ग्रेडियंट उसके ऑपोजिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो अगर E इधर है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इधर हुआ. बट अभी भी ये dV by dr भी तो सरफेस के तो परपेंडिकुलर ही है ना. तो उन्होंने पूछा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस. सो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और मैम मैक्सिमम वैल्यू का मतलब होता है? मैक्सिमम वैल्यू यही है कि अगर आप नेगेटिव साइन ड्रॉप भी कर दो तो भी डायरेक्शन तो वही रहेगी ना. ठीक है मैम, ठीक है. रहेगा परपेंडिकुलर ही. आप इसकी जो भी वैल्यू ले लो रहेगा परपेंडिकुलर क्योंकि एंगल तो इन्वॉल्व ही नहीं है यहाँ पे. Which of the following is not the name of any part of AC generator? Armature, field magnet, split ring commutator, brushes. Which of these is not a part of AC generator? बोलो. वेरी सिंपल क्वेश्चन. आपको पता है एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स होती हैं, स्प्लिट रिंग नहीं होती हैं. तो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर अरेंजमेंट, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर जो है वो इसका पार्ट नहीं है एसी जनरेटर का. एसी जनरेटर का पार्ट होता है स्लिप रिंग. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. If the power factor changes, if the power factor changes from 1/2 to 1/4, power factor changes from 1/2 to 1/4, then what is the increase in impedance in AC? What is the increase in impedance in AC? Options are 20%, 50%, 25% and 100%. इम्पीडेंस में कितना इंक्रीज आएगा अगर पावर फैक्टर चेंज हो जाए तो? हाँ जी, कौन बताएगा? कोई आइडिया कैसे सॉल्व करोगे? इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है? पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर फैक्टर होता है cos phi also equal to R by Z.
है ना। तो ये रहा Z इम्पिडेंस। अब देखिए, अब पावर फैक्टर पहले 1/2 था, अब 1/4 हो गया, तो इम्पिडेंस में कितना चेंज होगा? पहले पावर फैक्टर आपका था 1/2, तो Z कितना था आपका 2R, Z था आपका R/, एक मिनट, Z हाँ आपका हो गया 2R। अब पावर फैक्टर 1/4 हो गया। व्हाट इज इम्पिडेंस नाउ? अब इम्पिडेंस कितनी है? नाउ इट इज 4R। हमें परसेंटेज चेंज निकालना है। हंड्रेड परसेंट आ गया। इतना सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, आप गिव अप कर जाते हो इतनी इजीली। उसको ट्राई तो करो ना। पावर फैक्टर का फॉर्मूला आना चाहिए आपको। दो फॉर्मूले होते हैं, cos फाई और R/Z। तो cos फाई तो यूज नहीं हुआ है यहाँ पे हमारा, ये R/Z ही यूज हो रहा है। ठीक है, इम्पिडेंस निकालनी है तो वो फॉर्मूला यूज करो जिसमें इम्पिडेंस है। तो पहले 1/2 था, अब 1/4 हो गया। आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, यू नो हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज, तो वो आपका आ जाता है 100%। सो ये आंसर इज डी पार्ट, 100%। देख लो एक बार ही, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर है बच्चे, कोई डाउट? नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। An AC circuit contains a resistance R, capacitor C and inductor L in series with the source of EMF E is equal to E0 sin omega t plus phi. The current through the circuit is maximum when? मतलब LCR सर्किट है, सीरीज में लगे हुए हैं, सीरीज LCR सर्किट है, एक्सेप्टर सर्किट है। They are saying current through the circuit is maximum when which one is correct? When the current in the circuit be maximum? ये तो अब आप ही बताओगे मुझे। बताओ। यस, इसका बी ऑप्शन, कौन सा? बी ऑप्शन। हाँ, बी ऑप्शन, क्योंकि रिएक्टेंसेस बिकम इक्वल, XL is equal to XC and they are asking about maximum current. Maximum current is allowed to enter at resonance only. So when the resonance takes place, then XL becomes equal to XC, and then omega L is equal to 1 by omega C, omega square is equal to 1 by LC. तो इसलिए ये जो आपको लग रहा होगा, ये 1 by LC होना चाहिए था यहाँ। ओमेगा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू LC, इट इज 1 by LC। ठीक है, तो आपका आंसर है बी पार्ट। आपको और भी 4 पॉइंट्स बताए थे रेजोनेंस पे, और क्या क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एट रेजोनेंस? हु विल टेल मी? बोलो, कौन बताएगा? 4 और चीजें बताई थी मैंने रेजोनेंस पे जो होती है। एक तो रेजोनेंस पे एक्सएल बिकम इक्वल टू एक्सी, और क्या होता है? चलिए कौन बताएगा? हरी अप। समृद्धि आप बताओ। समृद्धि, वुड यू लाइक टू टेल?
समृद्धि, what are other characteristic features of resonance? एक तो ये है कि XL becomes equal to XC, reactance becomes equal. और क्या होता है रेजोनेंस से? समृद्धि, डोंट कीप क्वाइट, एक तो बताओ कोई। और क्या होता है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज 1/√LC. इम्पिडेंस Z becomes equal to R minimum. इम्पिडेंस becomes minimum. और क्या होता है? पावर फैक्टर becomes unity. Cos phi is equal to 1 because Z is equal to R. Cos phi is R by Z. So cos phi becomes 1, power factor becomes unity. और क्या होता है? Phase difference becomes 0 degree. And the circuit behaves like a purely resistive circuit, as if no inductor capacitor have been connected in the circuit, only resistor is connected, though we are having all the three components. ठीक है, तो ये सारी characteristics थी resonance पे. Phase difference between current and EMF becomes 0 degree. अच्छा, कौन मुझे बताएगा what is Bohr's magneton and what is its value? What is Bohr's magneton and what is its value? ये हमने एटम एज अ डाइपोल किया था ना, जब वहां पे किया था, n को 1 पुट किया था तो हमारा एटम एज अ डाइपोल आ जाता है. यस, हु विल टेल मी बोहर्स मैग्नेटन, उसकी वैल्यू कितनी है? केमिस्ट्री में भी करते होगे आप बच्चे, बोलो. बोहर्स मैग्नेटन ठीक है, इसकी वैल्यू है 9.27 10⁻⁻⁴ एम्पियर मीटर स्क्वायर. हमने जब डाइपोल मोमेंट निकाली थी और फिर MVR इज NH/2 में पुट किया था VR को, VR को यहां से ही पुट कर लिया था 2πm यहाँ पे. VR की ये वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, ये आ गया m = ENH/4πm. तो जब हम इसमें N1 पुट करते हैं तो हमारी ये जो डाइपोल मोमेंट है उसको हम कहते हैं बोहर्स मैग्नेटन. So it is the dipole moment of electron in the first orbit of hydrogen atom. First orbit of hydrogen atom में जो इलेक्ट्रॉन की डाइपोल मोमेंट होती है उसको हम कहते हैं बोहर्स मैग्नेटन. And you please check it out, check the value by solving it. तो इसकी वैल्यू चेक करिए, बोहर्स मैग्नेटन की इतनी आती है कि कितनी आती है. कल आप मुझे बताओगे कि कितनी आती है एक्चुअली इसको कैलकुलेट करके. When you put in the values of चार्ज, प्लैंक्स कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जब पुट कर देते हो तो कितनी वैल्यू आती है. ठीक है, कल आप मुझे बताओगे. एनीथिंग यू वांट टू आस्क? बच्चे सैंपल पेपर्स आपको भेज दिए गए हैं ग्रुप में, उनको देखिए. एग्जैक्टली वही पैटर्न होगा. एक बार मैं बता भी देती हूँ, आपके 40 क्वेश्चंस पहले एमसीक्यू के. फर्स्ट 40 क्वेश्चंस पहले एमसीक्यूज होंगे, उसके बाद 5 क्वेश्चन असर्शन रीजन के. ठीक है, और फिर एक केस स्टडी क्वेश्चन भी है, 2 केस स्टडी क्वेश्चन. ठीक है, तो कितने मार्क्स हो गए इसके अकॉर्डिंगली? 45 क्वेश्चंस होंगे. आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 45, और अगर हर क्वेश्चन 1 मार्क का हो तो 45 मार्क्स का पेपर बनता है. बट आपका पेपर 35 मार्क्स का है, तो क्या करना है हमने, हम आपको 45 में से मार्क्स देंगे, बट वी विल कन्वर्ट इट इनटू 35 लेटर ऑन, क्योंकि आगे आपके 35 मार्क्स ही जाने हैं. ठीक है, तो ये 35 मार्क्स के पेपर होंगे आपके. राइट, गॉट इट?